वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2019 में आई मूवी नाइफ्स आउट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि क्राइम और मिस्ट्री का कॉम्बो है। और मूवी के लीड रोल में है डैनियल क्रेग, जिन्हें हम सब जेम्स बॉन्ड के रूप में देख चुके हैं, और साथ में है क्रिस इवांस, जिन्हें हम कैप्टन अमेरिका के रूप में जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शानदार घर दिखाया जाता है। ये घर है एक मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट हार्लन थ्रोम्बे का। जब घर की हाउसकीपर फ्रान हार्लन के लिए ब्रेकफास्ट ले जा रही थी, तब उसे हार्लन अपने स्टडी रूम में मरा हुआ मिलता है, और ये देखकर वो घबरा जाती है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टा नाम की लड़की हमें दिखाई जाती है, जो कि हार्लन थ्रोम्बे की प्राइवेट नर्स थी। और मार्टा की फैमिली इमिग्रेंट्स हैं, जिन्हें हार्लन सीक्रेटली सपोर्ट करता था। इसके बाद मार्टा को हार्लन के घर बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस वगैरह सभी से क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं। इसके बाद हमें हार्लन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टा की मुलाकात मैग से होती है, जो कि हार्लन की ग्रैंड डॉटर है, और ये अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद एंट्री होती है हार्लन की सबसे बड़ी बेटी लिंडा और उसके हस्बैंड रिचर्ड की, जो कि मार्टा को तसल्ली देते हैं। इसके बाद क्वेश्चनिंग के लिए सबसे पहले लिंडा को बुलाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्लन थ्रोम्बे की डेथ उसके 85th बर्थडे की रात को हुई थी, और बर्थडे वाले दिन हार्लन की पूरी फैमिली घर पे ही मौजूद थी। लिंडा फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हार्लन के बर्थडे वाले दिन की सभी बातें बताने लगती है कि पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था, मगर तभी इन्हें पियानो के की नोट की आवाज सुनाई देती है। तो लिंडा पूछती है कि ये आदमी कौन है। तो हमें न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम बेनॉइट ब्लांक है, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ब्लांक लिंडा को भरोसा दिलाता है कि वो इस केस को बस ऑब्जर्व करने आया है। इसके बाद लिंडा के हस्बैंड रिचर्ड से पूछताछ होती है। रिचर्ड बताता है कि मार्टा हार्लन की नर्स है, वो अच्छी बच्ची है, सब लोग उसे फैमिली का पार्ट मानते हैं। मगर अब ब्लांक पीछे से उठकर सामने आ जाता है, और अब से क्वेश्चनिंग ब्लांक ही करेगा। इसके बाद एंट्री होती है हार्लन के छोटे बेटे वॉल्टर की, जो कि थ्रोम्बे फैमिली की पब्लिशिंग कंपनी चलाता है। मतलब हार्लन बुक लिखता था और वॉल्टर का काम था उन्हें पब्लिश करना। इसके बाद एक एक करके कई लोगों से पूछताछ होती है, जैसे कि हार्लन की डॉटर इन लॉ जॉनी, जॉनी की बेटी मैग वगैरह वगैरह। सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बर्थडे वाले दिन की बातें बताते हैं। मगर फिर ब्लांक रिचर्ड की काफी तारीफ करने लगता है, और उसे फैमिली की रियल सिचुएशन बताने के लिए अपनी बातों में फंसाने लगता है। और रिचर्ड जल्दी ही जाल में फंस जाता है, और वो हार्लन के बेटे वॉल्टर की चुगली करने लगता है कि वॉल्टर किसी काम का नहीं है, वो तो बस वही करता है जो उसे हार्लन करने देता था। गाइस, इस स्टोरी में हार्लन का अपनी फैमिली मेंबर से अलग अलग रीजन से झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो सबको अपने इनहेरिटेंस से बाहर कर रहा था। इसके बाद हमें एक एक करके सभी के आर्गुमेंट के बारे में पता चलता है। आर्गुमेंट नंबर 1, रिचर्ड बताता है कि बर्थडे वाली रात हार्लन और वॉल्टर के बीच झगड़ा हुआ था। वॉल्टर चाहता था कि हार्लन की नॉवेल्स को टीवी शो और फिल्म्स में अडेप्ट किया जाए, मगर हार्लन इसके खिलाफ था, और उसने वॉल्टर को एक रूम में ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। और इस बात को क्लियर करने के लिए वॉल्टर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि हार्लन से आपका झगड़ा हुआ था ना, उन्होंने आपको अलग रूम में ले जाकर आपसे क्या कहा था। तो वॉल्टर को ये सुनकर उस रात का सीन याद आ जाता है कि उस रात हार्लन ने वॉल्टर से कहा था कि इन बुक्स को मैं लिखता हूँ, और ये डिसीजन भी मेरा ही होगा कि मेरी बुक्स टीवी शो और फिल्म्स में अडेप्ट की जानी चाहिए या नहीं। और हार्लन वॉल्टर को पब्लिशिंग कंपनी के काम से हटा देता है, यानी वॉल्टर का अब इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। मगर फ्लैशबैक खत्म हो जाने के बाद वॉल्टर रियलिटी बताने के बजाय झूठ बोल देता है कि मैंने और डैड ने तो सिर्फ ई बुक का डिस्कशन किया था। अब जब रिचर्ड ने ब्लांक से वॉल्टर की चुगली की थी, तो वॉल्टर इससे काफी नाखुश है, और वो भी रिचर्ड की चुगली करने लगता है कि बर्थडे वाली रात रिचर्ड के बेटे रैनसम का भी हार्लन से झगड़ा हुआ था। आर्गुमेंट नंबर 2, वॉल्टर बताता है कि बर्थडे वाली रात जब पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी, उसी वक्त रिचर्ड के बेटे रैनसम और हार्लन के बीच झगड़ा हो रहा था। हमने रैनसम की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और फिर रैनसम घर से निकल गया था। वैसे पता नहीं क्यों हार्लन उस जॉबलेस लड़के रैनसम को सपोर्ट करते थे। अब रैनसम तो घर पे नहीं था, तो रिचर्ड को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ब्लांक बोलता है कि मिस्टर रिचर्ड, मैंने सुना है कि आप हार्लन के बर्थडे वाले दिन बाकी लोगों से काफी टाइम पहले ही घर आ गए थे, और आपका भी हार्लन से झगड़ा हुआ था। आर्गुमेंट नंबर 3, ब्लांक की बात सुनकर रिचर्ड को बर्थडे वाला दिन का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर हार्लन रिचर्ड को धमकी दे रहा होता है कि या तो तुम खुद लिंडा को बता दो, वरना मैं खुद उसे बता दूंगा। दरअसल गाइस, रिचर्ड का लिंडा से अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में हार्लन को पता चल गया था, और वो लिंडा को ये सब बताना चाहता था, और इसलिए ये झगड़ा हो रहा था। जब रिचर्ड का फ्लैशबैक खत्म होता है, तो वो भी रियलिटी बताने के बजाय झूठ बोल देता है कि हार्लन अपनी मदर को नर्सिंग होम भेजना चाहता था, और मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ था।
अब रिचर्ड वॉल्टर को पहले ही फंसा चुका था, तो अपने ऊपर से डिटेक्टिव का ध्यान हटाने के लिए रिचर्ड हार्लन की डॉटर इन लॉ जॉनी को फंसा देता है कि शायद जॉनी का भी हार्लन से कोई पंगा हुआ था। इसके बाद जॉनी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। आर्गुमेंट नंबर 4, जब जॉनी से पूछताछ होती है कि आपका हार्लन से झगड़ा क्यों हुआ था, तो जॉनी को भी बर्थडे का सीन याद आ जाता है, जहाँ पे हार्लन जॉनी पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि जॉनी हार्लन को ठग रही थी। यानी जॉनी बड़ी चालाकी से हार्लन की कंपनी से अपनी बेटी मैग की ट्यूशन फीस के नाम पर दो बार पैसे ले रही थी। एक चेक से पैसे मैग के स्कूल जा रहा था और दूसरे चेक से पैसा जॉनी के पास आ रहा था। तो हार्लन जॉनी की फ्रॉडगिरी से गुस्सा होकर जॉनी को एक लास्ट पेमेंट देकर बोलता है कि अब मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाने के बाद जॉनी भी रियल इश्यू छुपाकर झूठ बोल देती है। इसके बाद पुलिस डिटेक्टिव और ब्लांक थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और इसी समय हार्लन की नर्स इनकी बातें छुपकर सुन रही होती है। मगर डिटेक्टिव भी भाई डिटेक्टिव है, वो जल्दी ही माटा को बातें सुनते हुए पकड़ लेता है। यहाँ पर ब्लांक को पता चलता है कि माटा वेरीफाइड नर्स नहीं है, उसे तो हार्लन ने डायरेक्टली हायर किया हुआ था। ब्लांक कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें झूठ बोलने पर उल्टियां आ जाती हैं, जिसके लिए माटा भी बोलती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ब्लांक माटा से डायरेक्टली पूछता है कि क्या रिचर्ड का कोई अफेयर चल रहा है, तो माटा बोलती है कि नहीं। मगर तभी माटा को उल्टियां आ जाती हैं, यानी कि वो झूठ बोल रही थी। असल में हार्लन ने माटा को बताया था कि रिचर्ड का अफेयर चल रहा है। अब डिटेक्टिव को भी भरोसा हो जाता है कि झूठ बोलने पर माटा को उल्टियां आ जाती हैं। इसके बाद ब्लांक पूछता है कि क्या हार्लन जॉनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद करने वाला था, क्योंकि वो धोखाधड़ी कर रही थी। मगर माटा की शक्ल देखकर ही ब्लांक समझ जाता है कि उसका गैस सही है। इसके बाद ब्लांक को समझ में आ जाता है कि रिचर्ड, वॉल्टर और जॉनी तीनों ने ही उसे झूठ बोला है। सभी लोग अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हैं, जैसे रिचर्ड अपने अफेयर के बारे में, वॉल्टर कंपनी से निकाले जाने के बारे में और जॉनी ये छुपाना चाहती है कि वो हार्लन को ठग रही थी। मगर डिटेक्टिव ब्लांक को ये भी एहसास है कि ये सब इश्यूज इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं कि ये लोग इस सब के लिए हार्लन को मार दें। और इन सब बातों से ब्लांक को अंदाजा हो जाता है कि हार्लन किसी न किसी बहाने से सभी को अपनी इनहेरिटेंस से बाहर कर रहा था। इसके बाद ब्लांक बताता है कि कल मेरे फ्लैट पर पैसों से भरा एक एनवेलप आया था और मुझसे हार्लन का केस सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, मगर ये नहीं पता कि ये एनवेलप किसने भेजा था। ब्लांक फिर पुलिस डिटेक्टिव से पूछता है कि हार्लन के डेथ के समय कौन कौन कहाँ मौजूद था, और उसके बाद डिटेक्टिव जो भी बातें ब्लांक को बताता है वो हमें एक एक करके सीज में पता चलेगा। उस दिन बर्थडे पार्टी रात को 11:30 बजे खत्म हुई थी। तब माटा हार्लन को उसके रूम में ले गई थी उसकी मेडिसिन देने के लिए, और जिन सीढ़ियों से हार्लन के बेडरूम तक का रास्ता है वो बहुत ही चैं चैं करके आवाज करती हैं। और पास में ही लिंडा का रूम था, और खास बात ये है कि लिंडा एक लाइट स्लीपर है, यानी वो जरा से ही आवाज से जग जाती है। तो उसे पता रहता है कि हार्लन के रूम में सीढ़ियों से कौन गया होगा या कौन नीचे आया होगा। इसके बाद रात को जॉनी ने योगा करते समय कुछ आवाज सुनी थी, तो वो सीढ़ियों से ऊपर चेक करने जाती है और इस आवाज से लिंडा भी जग जाती है। वहीं अपने रूम में हार्लन अभी तक ठीक ठाक था। हार्लन जॉनी को एक्सप्लेन करता है कि उससे गो बोर्ड गेम नीचे गिर गया था, ये उसी की आवाज होगी। मगर इस सब के 10 मिनट बाद लिंडा की आंखें फिर से खुल जाती हैं, क्योंकि अब माटा स्टेयर से नीचे उतर के आई थी और वो अपने घर जा रही थी। और इसी समय पर गेट के डोर पर वॉल्टर अपना सिगार फूंक रहा था और उसने टाइम भी चेक किया था, और इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। और इस सब के 15 मिनट बाद लिंडा की थर्ड टाइम नींद खुलती है, क्योंकि इस बार हार्लन स्टेयर से नीचे उतर के आया था ताकि वो अपने मिडनाइट स्नैक्स ले सके। और वॉल्टर अभी तक अपना सिगार फूंक रहा था और उसने विंडो से अंदर हार्लन को देखा भी था। वॉल्टर ने अपना सिगार 12:30 बजे तक फूंका था। और इस वक्त जॉनी की बेटी मैग भी घर लौट आई और फिर सभी लोग सोने चले गए। मगर रात को करीब 3 बजे मैग की नींद खुलती है, क्योंकि घर के बाहर डॉग्स भौंक रहे थे, और मैग फिर चेक करके फिर से सोने चली गई। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में पुलिस डिटेक्टिव कहता है कि हमें बस इतना ही पता चला है, और वैसे भी हार्लन की डेथ रात को 12:15 बजे से 2 बजे के बीच में हुई थी। डिटेक्टिव कहता है कि सभी के पास परफेक्ट एलिबाइज हैं, और वैसे भी जब हार्लन का गला कटा तब उसके ब्लड की ड्रॉप्स काफी दूर तक गिरी थी, और वो ड्रॉप्स अनइंटरप्टेड थी, यानी हार्लन की डेथ के समय उसके आसपास कोई भी नहीं था। और ये बात तो श्योर है कि उसने 100% सुसाइड की है। मगर ब्लांक की इंस्टिंक्ट यह कह रही थी कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि ये मर्डर है। तो वो माटा से फिर से पूछताछ करता है कि रात को 11:30 बजे आप हार्लन को ऊपर ले गईं और 12 बजे आप नीचे उतर कर आईं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि इस आधे घंटे में हार्लन के रूम में क्या हुआ था और प्लीज कोई भी डिटेल मिस मत करना और शायद झूठ तो आप बोल नहीं सकती, तो शुरू हो जाइए। तो मार्टा को हार्लन के बर्थडे वाले दिन का सीन याद आ जाता है कि वो रात को 11:30 बजे हार्लन को ऊपर ले गई थी और फिर ये दोनों गो बोर्ड गेम खेलने लगे थे। मगर जल्दी ही हार्लन हारने लगा था तो वो बोर्ड गेम को नीचे गिरा देता है और इसी वक्त टेबल पर रखी हार्लन की मेडिसिन की बोतल भी नीचे गिर जाती है। तो मार्टा बिना ध्यान दिए ही हार्लन को मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है। मगर जब मार्टा सेकंड मेडिसिन का इंजेक्शन भर रही होती है तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने गलती से हार्लन को 3 mm मॉर्फिन के बजाय 100 mm मॉर्फिन दे दी है और अब वो घबराने लगती है और जल्दी से हार्लन की मेडिकेट से नैलोक्सोन की बोतल ढूंढने लगती है ताकि मॉर्फिन के असर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। मगर उसे बैग में नैलोक्सोन की बोतल नहीं मिलती तो हार्लन जल्दी से समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी मेडिसिन से छेड़छाड़ की है और अब उसे पता है कि वो 10 मिनट में मरने वाला है और इस इंसिडेंट का जिम्मेदार मार्टा को ठहराया जाएगा। जब मार्टा एम्बुलेंस बुलाने वाली होती है तब हार्लन फोन काट देता है क्योंकि उसे मार्टा की फिक्र है। जब मार्टा जल्दी से फैमिली को बताने जा रही होती है तभी हार्लन उसे गिरा देता है और इसी आवाज को जॉनी ने सुना था और वो चेक करने आई थी जिसे हार्लन ने झूठ बोलकर भेज दिया था। इसके बाद हार्लन मार्टा से बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा, अब तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहने वाला हूँ। हार्लन कहता है कि तुम यहाँ से खूब सारा नॉइस मचाते हुए नीचे जाओ ताकि स्टेयर्स की आवाज से लिंडा जग जाए और बाहर निकलते हुए वॉल्टर से टाइम पूछना मत भूलना ताकि तुम्हारी परफेक्ट एलिबाई बन जाए कि तुम मेरी डेथ से पहले ही यहाँ से निकल गई थी। इसके बाद गेट से बाहर जाना और फिर रोड साइड में मौजूद एलिफेंट की स्टैचू के बाद अपनी कार पार्क करना क्योंकि वो जगह सिक्योरिटी कैमरा में शो नहीं होती। हार्लन कंटिन्यू करता है कि इसके बाद पीछे के रास्ते से पैदल पैदल घर की तरफ आ जाना। डॉग्स तुम्हें जानते हैं, वो तुम पर नहीं भौंकेंगे और फिर तुम 3rd फ्लोर तक बिना किसी की नजर में आए ऊपर आ जाना और ऊपर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें साइड रिलीज से ऊपर चढ़कर आना होगा और फिर सीक्रेट विंडो से अंदर आ जाना और मेरे रूम में आकर मेरे कपड़े पहनकर स्टेयर से नीचे चले जाना ताकि तुम्हें वॉल्टर विंडो से देख ले मगर तुम उसे ढंग से दिखाई नहीं दोगी और मेरे कपड़ों को देखकर वो समझेगा कि मैं ही नीचे आया हूँ और ऐसा करने से तुम पूरी तरह से सेफ हो जाओगी क्योंकि तुम 12 बजे मेरे बेटे वॉल्टर के सामने से निकल गई थी और उसके 20 मिनट बाद वॉल्टर ने भी मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा होगा। यानी तुम्हारे घर से जाने और मेरी डेथ के बीच कम से कम 20 मिनट का फर्क होगा और फिर तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। आखिर में हार्लन मार्टा को ये एडवाइस देता है कि जब पुलिस पूछताछ करेगी तो उस दौरान झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस फ्रेगमेंटेड ट्रुथ बताना जिससे तुम्हें उल्टियां भी नहीं होंगी। इसके बाद मार्टा हार्लन के बताए सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है मगर उससे 3 गलतियां हो जाती हैं। पहली ये कि हार्लन ने उसे कार को एलिफेंट स्टैचू के बाद पार्क करने को कहा था मगर मार्टा ने पहले ही कार पार्क कर दी और दूसरी गलती ये कि उसने साइड रिलीज से चढ़ते वक्त एक पार्ट तोड़ दिया और तीसरी गलती ये कि वापस लौटते समय मार्टा को हार्लन की मॉम ने देख लिया था मगर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने मार्टा के बजाय रैनसम को देखा हो। इस सब के बाद मार्टा का फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वो बताती है कि 11:30 बजे मैं हार्लन को ऊपर ले गई थी जहाँ पर हम लोग गो बोर्ड का गेम खेल रहे थे मगर हारने पे हार्लन ने गो बोर्ड गेम को नीचे गिरा दिया जिसकी आवाज सुनकर जॉनी ऊपर चेक करने गई थी और फिर मैं हार्लन को दवाई देकर नीचे उतर आई और 12 बजे घर से मैं निकल गई थी। और गाइस ये बातें मार्टा ने बिल्कुल सच बोली थी तो उसे उल्टियां नहीं आती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाउसकीपर फरहान फायरप्लेस के ऊपर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में अपनी चीजें छुपाती है जहां पर उसने सिगरेट छुपाई थी और फिर मैग वगैरह वो सिगरेट फूकने लगते हैं ताकि ये लोग अपनी एंजाइटी और टेंशन को दूर कर सकें। इसके बाद मार्टा अपने घर लौट आती है और उसे याद आता है कि हार्लन ने उसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था मगर जब मार्टा ने डोर खोलकर अंदर देखा था तब हार्लन ने अपना गला काट लिया था जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी मगर उसे अंदाजा नहीं था कि इसके शूज पर हार्लन के ब्लड की एक ड्रॉप गिर गई है। इसके बाद अगले दिन ब्लांक पूरे स्टेट की तलाशी लेने वाला था और इस काम में वो मार्टा को भी शामिल कर लेता है और फिर ये सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज को चेक करते हैं मगर मार्टा को याद आ जाता है कि उसने तो कार को एलिफेंट स्टैचू से पहले ही पार्क किया था तो वो इस फुटेज में शो जरूर होगी। तो मार्टा बड़ी चालाकी से वीडियो प्लेयर में गड़बड़ कर देती है। इसके बाद ये लोग जंगल के रास्ते से घर की तरफ जाने लगते हैं मगर मार्टा को जमीन पर फुट के प्रिंट्स दिखाई देते हैं
तो उन्हें छुपाने के लिए माटा उनके ऊपर से गुजर जाती है, और वो भी 2-3 बार। और जब माटा डॉग्स के साथ खेल रही होती है तब उसे बालकनी से टूटा हुआ ट्रेलिस का पीस मिल जाता है, जो कि उससे बर्थडे वाली रात ऊपर चढ़ते समय टूटा था। तो माटा बड़ी चालाकी से इस पीस को दूर फेंक देती है। इसके बाद लिंडा और रिचर्ड का बेटा घर लौट आता है, जिस पर डॉग्स खूब जोर से भौंकते हैं जैसे ये उनका दुश्मन हो। और ये आदमी रैनसम है, जिसे हम एज अ कैप्टन अमेरिका जानते हैं, मगर इस मूवी में ये अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद फैमिली लॉयर सभी को इन्फॉर्म करता है कि मैं 5 मिनट में हार्लन की विल पढ़ने वाला हूँ। तो वॉल्टर रैनसम को टॉन्ट करता है कि रैनसम, तुम हार्लन के फ्यूनरल पर मौजूद नहीं थे, मगर विल पढ़े जाने के टाइम तुम सबसे पहले आ गए। मगर शायद तुम्हें तो विल में से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारी और हार्लन की फाइट की आवाज सुनी थी। जब वॉल्टर के बेटे जेकब से रैनसम की फाइट के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैंने सिर्फ 2 बातें सुनी थी, जहाँ पे हार्लन ने माई विल कहा था और रैनसम ने कहा था कि आई एम वार्निंग यू। तो सभी लोग गैस करते हैं कि हार्लन ने रैनसम को पूरी तरह से अपनी विल से बाहर कर दिया है। वहीं घर के बाहर ब्लांक को बालकनी से टूटा हुआ पीस मिल जाता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई ट्रेली से ऊपर चढ़ के गया होगा। तो वो जल्दी से ऊपर जाता है, जहां उसे एक ट्रक विंडो मिल जाती है और उन्हें कारपेट पर सूखी मिट्टी भी मिल जाती है, यानी कोई विंडो से अंदर आया होगा। इसके बाद हार्लन की विल पढ़ी जाती है, मगर लॉयर इन्फॉर्म करता है कि हार्लन ने मरने से पहले अपनी विल को चेंज कर दिया था और अब हार्लन की सारी धन संपत्ति सिर्फ और सिर्फ माटा को ही जाएगी। और ऐसा सुनकर पहले तो किसी को भी भरोसा नहीं होता, मगर इसके बाद सभी के अगली ट्रू फेसेस सामने आते हैं। वो लोग जो माटा से फैमिली की तरह पेश आते थे, वो लोग माटा को गालियां देने लगते हैं और बेचारी माटा को भी अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि हार्लन ने सारी विल उसके नाम कर दी है। जब ये लोग माटा पे चढ़ रहे होते हैं तभी रैनसम माटा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रैनसम माटा को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ग्रैंडपा कैसे आदमी थे, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हो न हो वो किसी को बचा रहे थे। तो माटा मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। तो बेचारी माटा रैनसम को सारी स्टोरी बता देती है और कहती है कि मुझे हार्लन की विल की कोई भी परवाह नहीं है, और अगर मैं जेल चली गई तो मेरी माँ और बहन की केयर करने वाला कोई नहीं है, और शायद डिटेक्टिव ब्लांक को मुझ पर शक है। तो रैनसम कहता है कि मैं अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम जेल भी नहीं जाओगी, और मैं तुम्हें इस झमेले से बाहर निकाल लूंगा, और उसके बाद तुम मुझे मेरे हिस्से की इनहेरिटेंस दे देना। तुम भी सेफ रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। इसके बाद जब माटा अपने घर आती है तो वो अपने मेल्स चेक करती है, तब उसे घर के बाहर वॉल्टर मिलता है, जो पहले तो माटा को प्यार से हार्लन की इनहेरिटेंस रिनाउंस करने के लिए कहता है, मगर जब माटा को रैनसम की डील याद आती है तो वो रिनाउंस करने से मना कर देती है। तो वॉल्टर फिर अपनी औकात दिखा देता है। वो माटा को धमकाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मदर इस कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट है, उसे यहाँ रहने के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, मगर माटा उसकी बातें सुने बिना ही डोर बंद कर देती है। इसके बाद माटा को हार्लन की मेडिकल रिपोर्ट की जेरोक्स मिलती है, जिस पर लिखा था कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। तो माटा इस रिपोर्ट को रैनसम के पास ले जाती है। तो ये लोग आगे का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हमें क्राइम लैब का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से जल चुकी है, और इस क्राइम लैब में हार्लन की ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए थी। और इस बात का एहसास डिटेक्टिव्स को भी था कि कोई अपना क्राइम छुपा रहा है, जो कि हार्लन की ब्लड रिपोर्ट से बाहर आ जाएगा। और इसी सीन को माटा और रैनसम भी देख रहे होते हैं, मगर तभी माटा को एक ईमेल आता है जहां उसे 10 बजे एक एड्रेस पे बुलाया जा रहा है। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी ब्लांक को ये लोग दिख जाते हैं, और वो लोग माटा वाली कार का पीछा करते हैं और जल्दी ही उन तक पहुंच जाते हैं और फिर इन्हें पकड़ लेते हैं। जब ब्लांक माटा को अपने साथ ले जा रहा होता है तब माटा कार रोककर ईमेल वाले एड्रेस की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर उसे मेडिकेट मिलता है और चेयर पर हाउसकीपर फ्रान बैठी थी और फ्रान की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसके बाद माटा जल्दी से एम्बुलेंस बुला लेती है और फिर फ्रान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब माटा बहुत गिल्टी फील कर रही होती है, तो वो ब्लांक को सच बताने लगती है, मगर ब्लांक कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, रैनसम ने पुलिस को सब सच बता दिया है जो भी तुमने उसे बताया था, और उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। इसके बाद हार्लन का घर दिखाया जाता है और यहाँ पहुँचते ही माटा को याद आता है कि फ्रान फायरप्लेस के ऊपर वाले सीक्रेट कंपार्टमेंट में अपनी चीजें छुपाती थी, और माटा को वहाँ पर हार्लन की ओरिजिनल रिपोर्ट मिल जाती है, और माटा फिर इस रिपोर्ट को ब्लांक को हैंडओवर कर देती है। जब माटा पूरी फैमिली के सामने रियल ट्रुथ अनाउंस करने वाली होती है तो ब्लांक उसे जल्दी से आकर रोक लेता है
क्योंकि उसे हार्लन की रिपोर्ट से सब सच पता चल गया था। इसके बाद ब्लांक पुलिस डिटेक्टिव से पूछता है कि मुझे इस केस के लिए क्यों हायर किया गया था। ये बात मुझे अब समझ में आ चुकी है। ब्लांक बोलता है कि मुझे विल पढ़ने से पहले ही हायर किया गया था, यानी जिसने भी मुझे हायर किया था उसे पहले से ही पता था कि सारी की सारी वसीयत माटा को ही जाने वाली है, और वो आदमी मेरी हेल्प से माटा को एज अ किलर प्रूव करवाना चाहता था, यानी उसे क्राइम के बारे में भी पता था। मगर उस आदमी ने माटा को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया, उसने मेरी हेल्प ली। ऐसा क्यों? इसके बाद रैनसम को भी रूम में लाया जाता है और ब्लांक डायरेक्टली पूछता है कि मिस्टर रैनसम, तुमने मुझे ही क्यों हायर किया था? मगर रैनसम इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो ब्लांक कंटिन्यू करता है कि पार्टी नाइट को हार्लन ने तुम्हें सच बता दिया था कि तुम्हें वसीयत से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, और शायद इसी वजह से तुम्हारा हार्लन से झगड़ा हुआ था, और उसी टाइम तुम्हारी फाइट को वॉल्टर के बेटे जेकब ने सुन लिया था, और फिर तुम जंगल के रास्ते से घर वापस लौट कर आए थे और ट्रिक वाली विंडो से होते हुए ऊपर पहुंच गए, और हार्लन के मेडिकिट से तुमने छेड़छाड़ की और सिरिंज से मेडिसिन की दोनों बोतल के लिक्विड को इंटरचेंज कर दिया, और एज अ इंश्योरेंस तुम नेलोक्सोन की बोतल को भी ले गए जो कि लाइफ सेविंग एंटीडोट था। तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि माटा के हाथों हार्लन मारा जाए, भले ही उसने ये अनजाने में किया, क्योंकि तब स्लेयर्स रूल के हिसाब से माटा को कुछ भी नहीं मिलता और फिर तुम्हें विल में से अपना हिस्सा मिल जाता। मगर अब माटा काफी अपसेट थी, क्योंकि उस रात माटा से गलती नहीं हुई थी। उसने हार्लन को सही मेडिसिन दी थी, और ऐसा प्रूव करने के लिए ब्लांक माटा को 2 बोतल्स में से मॉर्फिन की बोतल उठाने के लिए कहता है, और माटा बिना नाम पढ़े ही एक बोतल ब्लांक को दे देती है। और खास बात यह है कि इन दोनों ही बोतल्स पर एक पेपर स्लिप से इनके नाम छुपे हुए थे। ब्लांक पेपर हटाकर दिखाता है कि माटा ने बिना नाम पढ़े ही सही मॉर्फिन की बोतल ब्लांक को दी थी, यानी माटा ने हार्लन को इतनी बार मेडिसिन दी थी कि वो बिना नाम पढ़े ही मेडिसिन को पहचान सकती थी। और हार्लन की डेथ वाली रात को भी माटा ने बिना नाम पढ़े ही हार्लन को सही मेडिसिन लगा दी थी, और इस तरह रैनसम का प्लान फेल हो गया। मगर रियल ट्रेजेडी तो उसके बाद हुई, जब तुमने बोतल पर नाम पढ़ा और तुम्हें लगा कि तुमने गलती से हार्लन को ज्यादा मॉर्फिन दे दी, और फिर तुम्हें बचाने के लिए हार्लन ने सुसाइड कर ली, यानी हार्लन की डेथ प्योरली सुसाइड थी। और ये सब सुनकर माटा काफी दुखी होती है कि उसका फ्रेंड बिना वजह मारा गया। ब्लांक कंटिन्यू करता है कि रैनसम, तुम उस रात दोबारा से घर में आए थे ताकि तुम हार्लन की मेडिसिन वाली बोतल्स को सही कर सको, मगर उस टाइम डॉग्स तुम पर भौंक रहे थे, और उनके भौंकने की आवाज सुनकर मैग जग गई थी। तो तुमने सोचा कि तुम अगले दिन आकर मेडिसिन बोतल्स को चेंज कर दोगे, मगर अगले दिन सरप्राइजिंगली न्यूज छपी कि हार्लन की मौत एक सुसाइड थी, और ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तुम तो माटा को फंसाना चाहते थे, तो तुमने न्यूज़पेपर कटिंग फाड़कर एनवलप में पैसे के साथ ये केस मुझे दे दिया ताकि मैं रियल मर्डरर को ढूंढ निकालूं। ब्लांक कहता है कि जब हार्लन का फ्यूनरल हो रहा था तब तुम घर आए थे उन मेडिकल बोतल्स को लेने। तुम्हें हाउसकीपर फ्रान ने देख लिया था, तो उसे तुम पे शक हो गया था, तो उसने क्राइम लैब से हार्लन की ब्लड रिपोर्ट निकलवाई और उसकी फोटोकॉपी थ्रेटनिंग नोट के साथ तुम्हें भेजी, और तुमने बड़ी चालाकी से वही कॉपी माटा को भेज दी ताकि माटा गिल्टी फील करने लगे, और फिर तुमने ही क्राइम लैब को जला दिया ताकि रियल ब्लड रिपोर्ट्स माटा की इनोसेंस प्रूव न कर दे कि हार्लन बिल्कुल ठीक था, उसके ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ब्लांक आगे कंटिन्यू करता है कि रैनसम, तुमने ही माटा को ईमेल भेजकर मिलने बुलाया था, मगर इस सब से पहले तुमने फ्रान को मॉर्फिन का हैवी डोज दे दिया ताकि जब माटा फ्रान के पास पहुंचे तब तक फ्रान मर चुकी हो, और फिर हार्लन और फ्रान के मर्डर का इल्जाम माटा के सर पे आ जाए। मगर मिस्टर रैनसम, तुम ये भूल गए कि माटा एक अच्छे दिल की लड़की है। उसने फ्रान के पास मिली रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के बजाय एम्बुलेंस बुला ली, और अब फ्रान जिंदा है, और अब तुम्हारा सच जल्दी ही बाहर आ जाएगा। तभी माटा को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसे सुनकर माटा स्माइल करके बोलती है कि फ्रान सच में जिंदा है और वो अब बातचीत कर सकती है। तो रैनसम भी गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही फ्रान को मारने का ट्राई किया था, मगर अब वो जिंदा है, और अब तुम मेरा क्या कर लोगे? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाने पे भी मैं अच्छे लॉयर के दम पर मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा, और मेरे बाहर निकलते ही माटा तुम और तुम्हारी फैमिली तो गई समझो। मगर तभी माटा उल्टी कर देती है, यानी उसने फरान के जिंदा होने के बारे में झूठ कहा था, यानी रैनसम फरान का खूनी है। रैनसम फिर एक चाकू से माटा को मारने की कोशिश करता है, मगर माटा का गुड लक था कि ये चाकू एक फेक प्रॉप नाइफ था और माटा बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद रैनसम को
पकड़ लिया जाता है और फिर लिंडा को भी हार्लन का लेटर मिल जाता है जिसमें उसने रिचर्ड के अफेयर के बारे में लिखा था। यानी अब दोनों बाप बेटे की अच्छे से लगने वाली है। वहीं घर के अंदर मार्टा ब्लांक से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि हार्लन के डेथ का मुझसे कोई कनेक्शन है। तो ब्लांक बताता है कि शुरुआत से, क्योंकि मुझे तुम्हारे शूज पर हार्लन की ब्लड की ड्रॉप्स दिख गई थी। तुम अच्छी लड़की हो और अब एंजॉय दिस बिग फॉर्च्यून। मूवी के लास्ट सीन में मार्टा हार्लन की विल को अपना लेती है और वो हार्लन की फैमिली को फूटी कौड़ी भी नहीं देती। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।